जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पिछला जैकपॉट क्वेश्चन। पिछला जैकपॉट क्वेश्चन था, कौन सा राज्य हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना? तो महाराष्ट्र इसका आंसर था और सृष्टि व्यास ने इसका सही आंसर किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस की ओर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने NRI के लिए इन्वेस्टमेंट लाइफ स्ट्रीम ऑफ फेस्टिवल के तहत एक पोर्टल यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से प्रवासी भारतीयों और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे। राज्य सरकार दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत राज्य के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस भी तैयार करेगी जो आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करेगी। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। और बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने अभी आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किया था जो कोविड-19 से लड़ने के लिए मदद करेगा। वहीं यूपी गवर्नमेंट ने कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना था। चलिए देख लेते हैं कुछ अदर फैक्ट उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जो कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, नेपाल और उत्तराखंड से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वहीं इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। लखनऊ है राजधानी, 75 हैं जिले और आनंदीबेन पटेल इसकी राज्यपाल हैं। वहीं आनंदीबेन पटेल को MP का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला है एज अ गवर्नर। वहीं मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में और न्यायाधीश हैं इसके गोविंद माथुर। 403 हैं विधानसभा सीटें, 80 हैं लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट हैं 31। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने किस नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया है? फुल स्पेक्ट्रम, वन अरेंज्ड मर्डर, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, हु पेंटेड माई लस्ट रेड। तो हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलरशिप पर्सपेक्टिव नामक बुक का विमोचन किया है जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिक फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित की गई है। यह पुस्तक आर्मी के थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक तक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवार तक पर आधारित है। इस पुस्तक के विमोचन के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत कुमार डोभाल जो कि हमारे रक्षा रणनीतिक हैं, वहीं MM नरवाणे की उपस्थिति में इसका विमोचन किया गया। इस पुस्तक पे खास तौर पर 3 विषयों पर विभाजित है: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके वैचारिक समझ और पहलुओं, तकनीकी विकास, साइबर खतरे और सुरक्षा और राष्ट्रीय क्षेत्र वैश्विक अनुभव। तो आपका आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलरशिप पर्सपेक्टिव। वहीं फुल स्पेक्ट्रम बुक अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी है जो भारत की 1972 से 2020 तक की युद्ध के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। वहीं वन अरेंज्ड चेतन भगत की फिक्शन बुक है। वहीं हु पेंटेड माई लस्ट रेड इस पुस्तक को अभी हाल ही में श्री अय्यर ने विमोचित किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इनमें से किसने साल 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता? नीलकंठ, मेरिक लुकास रिजनेवेल्ड, सुधा पेनुली, मरियप्पन टी। तो हाल ही में डच लेखिका जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं मेरिकी लुकास रीजेनवेल्ड ने 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है।
रीजनल वेल्ट नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं और यह अपने पहले उपन्यास के लिए द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। यह मात्र 29 वर्ष की हैं और इस उम्र में इन्होंने यह पुरस्कार जीत लिया है और सबसे कम उम्र में पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड इन्हें अपने नाम कर लिया है। इसमें 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। इस पुस्तक को पहली बार डच भाषा में 2018 में लॉन्च किया गया था। तो आपका आंसर होगा मैरिके लुकास। मैरिके लुकास ने इस इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार को जीता है। चलिए देख लेते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। तो बुकर पुरस्कार का पूरा नाम मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन है। बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैगो कंपनी के द्वारा। यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ और आयरलैंड के नागरिकों को मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। यह 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है इसमें। वहीं पहली बार बुकर पुरस्कार इंग्लैंड के उपन्यासकार P.H. नेवी को दिया गया था। चलिए जान लेते हैं कुछ भारतीय जिनको बुकर पुरस्कार मिले हैं। B.S. नायपाल को 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला था। सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मिला था। वहीं 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को यह पुरस्कार मिला था। वहीं किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में यह पुरस्कार दिया गया था और अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए 2008 में इस पुरस्कार को दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद NCPUL द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या चंडीगढ़। तो हाल ही में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल थे, जिन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित किया। तो आपका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए देख लेते हैं अदर यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के एडमिरल हैं DK जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल DK जोशी। वहीं चंडीगढ़ के BP सिंह बदनोर, दादर एंड नगर हवेली के श्री प्रफुल्ल पटेल, दिल्ली के हैं श्री अनिल बैजल जी, जम्मू कश्मीर के हैं श्री मनोज सिन्हा जी, लक्षद्वीप के हैं श्री दिनेश्वर शर्मा, पंडुचेरी के हैं किरण बेदी जी, जो कि पहली महिला भारतीय IPS भी थी, लद्दाख के हैं श्री राधा कृष्ण माथुर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने ASI के कितने नए सर्कलों की घोषणा की है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 7 न्यू सर्किल का अनाउंस किया है जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएंगे। यह सर्किल तमिलनाडु में त्रिची, पश्चिम बंगाल में रायगंज, गुजरात में राजकोट, मध्य प्रदेश में जबलपुर, वहीं उत्तर प्रदेश में झांसी, उत्तर प्रदेश में ही मेरठ और कर्नाटक में हम्पी को शामिल किया गया। यह जो 7 नए सर्किल बनाए गए हैं, इन सर्किलों को का जो विमोचन किया है वह किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं। इन्होंने 7 नए सर्किलों की घोषणा की है, जो कि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में ही इस ASI का जबलपुर में जो नया सर्किल बनाया जा रहा है, इसने अभी हाल ही में बिनिंग टूरिज्म टैगलाइन का हिंदुस्तान का दिल नामक एक फील्ड से अवार्ड जीता था, जिसके तहत एरिया को भी शामिल कर लिया गया। तो आपका आंसर होगा 7। चलिए जान लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और यह सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षा मंत्री ने NCC कैडेटों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है DG NCC प्रशिक्षण, निष्पादन रेटिंग, भारत घटक या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DG NCC प्रशिक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि
एनसीसी छात्रों के लिए है। यह डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्स DGNCC मोबाइल ऐप प्रशिक्षण है, जो कि एनसीसी कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा। यह मोबाइल ऐप प्रशिक्षण ऐप का यह उद्देश्य है कि एनसीसी कैडेटों को एक प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। तो आपका आंसर होगा DGNCC। वहीं अदर ऑप्शन में NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निष्पादन रेटिंग प्रणाली की शुरुआत की है, जो विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली ने विकसित की है। इसमें विक्रेताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विक्रेता को एक पोर्टल आधारित उद्देश्य मूल्यांकन को भी शुरुआत की गई है। वहीं एक और अदर ऑप्शन में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दृढ़ सहयोग नेशनल डिटर्मिनेशन कंट्रीब्यूशन के तहत एशिया के लिए परिवहन पहल भारत घटक की वर्चुअल रूप से शुरुआत की गई है। आपका आंसर था DGNCC। DGNCC प्रशिक्षण ऐप अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। जान लेते हैं एनसीसी के बारे में। तो महानिदेशक हैं इसके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। मोटो वाक्य है एकता और अनुशासन। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है? अमित शाह, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल या प्रकाश जावड़ेकर। तो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की शुरुआत की है। इस प्रणाली को राज्य के उद्योग मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और केंद्रीय राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल मीटिंग में इसका लॉन्च किया है। इस पहल में समर्थन इन्वेस्टमेंट इंडिया, नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक द्वारा किया गया। तो आपका आंसर होगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने इस ऐप का प्रणाली का अनावरण किया है। अमित शाह आपकी गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण आपकी वित्त मंत्री हैं और वहीं प्रकाश जावड़ेकर आपके पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, रशिया, ब्राज़ील या चीन। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में यह फैसला किया गया कि भारत 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी करेगा। यह सम्मेलन भारत ब्रिक्स गेम 2021 की मेज़बानी करने की योजना बना रहा है, जिसमें खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह घोषणा की है कि ब्रिक्स देशों में आते हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। खेल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद भारत को 2021 में 5 राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी, जिसके उपलक्ष्य में ब्रिक्स गेम 2021 एक ही समय पर और स्थानों को खेलो इंडिया गेम्स 2021 के आयोजन के लिए किए जाएंगे, जिसके साथ ही ब्रिक्स 2021 गेम्स भी हो सकेंगे। तो इसका आंसर है भारत ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी 2021 में करेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर पायनियर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है गेल सेही, अर्नोल्ड स्पीलबर्ग, पास्कल लिशोबा या एंजेला वेक्सटन। तो हाल ही में प्रख्यात कंप्यूटर डिज़ाइनर, इनोवेटिव इंजीनियर अर्नोल्ड मेयर स्पीलबर्ग का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चार्ल्स प्रोपेस्टर ने 1950 के दशक के अंत में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए GE 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर डिज़ाइन किया था। तो आपका आंसर होगा अर्नोल्ड स्पीलबर्ग। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की कौन सी बैठक वर्चुअली आयोजित की गई? 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं? तो हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वर्चुअली रूप से आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, और
वियतनामी फोम विन मिन, जो कि वियतनामी विदेश मंत्री हैं ने की। तो आपका आंसर होगा 17वीं बैठक अभी हाल ही में वर्चुअली रूप से आयोजित की गई। बात आई है वियतनाम की, तो वियतनाम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसकी राजधानी हनोई और इसकी मुद्रा है डोंग। वहीं इसके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ग्युएन जुंग। चलिए देख लेते हैं आज का जैकपॉट क्वेश्चन। तो नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है 1861, 1981, 1948, 1921। तो इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। गाइस, कैसे लगे आपको यह क्वेश्चंस हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब